प्रिय विद्यार्थियों, पिछली कक्षाओं में हमने मुंशी प्रेमचंद के उपन्यास गोदान, जयशंकर प्रसाद के नाटक चंद्रगुप्त और मोहन राकेश के नाटक आषाढ़ का एक दिन का अध्ययन किया। इन तीनों कृतियों में गोदान की हमने औपन्यासिक तत्वों के आधार पर समीक्षा की, तत्व विवेचन किया। इसी तरह जयशंकर प्रसाद की कृति चंद्रगुप्त और मोहन राकेश की कृति आषाढ़ का एक दिन का नाटकीय तत्वों के आधार पर विवेचन किया, उसके समकालीन संदर्भों का अध्ययन किया। अब हम बात करते हैं प्रसिद्ध लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यास बाणभट्ट की आत्मकथा। हजारी प्रसाद द्विवेदी इसलिए महत्वपूर्ण लेखक हैं क्योंकि उनकी प्रतिभा, उनकी साहित्यिक मेधा ने संपूर्ण हिंदी साहित्य के लिए बहुत गहराई से प्रभावित किया है। पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी ने विविध विधाओं में अपनी प्रतिभा का परिचय दिया है। उनका उपन्यास बाणभट्ट की आत्मकथा अत्यंत महत्वपूर्ण है। बाणभट्ट एक को केंद्र में रखकर उन्होंने संपूर्ण उपन्यास की रचना की है। प्रथम उच्छ्वास से प्रारंभ होकर 20वें उच्छ्वास में समापन होने तक पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसमें विविध प्रकार के सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संदर्भों का समावेश किया है। वस्तुतः नारी चेतना को केंद्र में रखकर उन्होंने इस उपन्यास के माध्यम से नारी की मनोवृत्ति, नारी की अंतर्चेतना और नारी संबंधी विविध विमर्शों का भी प्रस्तुतिकरण किया है। इस उपन्यास में जहाँ प्रेम का स्वरूप दिखाई देता है, इसी तरह से प्रेमिका के रूप में नारी, सन्यासिनी के रूप में नारी, पत्नी के रूप में नारी को भी हम इसमें देख पाते हैं। नारी के विविध रूपों का शब्दांकन इस उपन्यास के माध्यम से पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किया है। यह उपन्यास का नायक बाणभट्ट है, जो कई संदर्भों में हमारे समक्ष इस उपन्यास में प्रस्तुत होता है। बाणभट्ट को केंद्र में रखकर उसकी आत्मकथा के रूप में इस उपन्यास की रचना की गई है, इस उपन्यास का लेखन किया गया है। पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी का यह विशद उपन्यास है जो 20 उच्छ्वासों में विभक्त है। प्रथम उच्छ्वास से समाप्त प्रारंभ होकर कथा का समापन 20वें उच्छ्वास में होता है। यह भारतीय समाज की समकालीन सांस्कृतिक चेतना का भी अध्ययन है, सांस्कृतिक चेतना का दस्तावेज है। नारी की प्रवृत्तियों का भी अध्ययन पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इस उपन्यास के माध्यम से किया है। नारी चेतना के विविध रूप हमें इस उपन्यास में दिखाई देते हैं। नारी चेतना को रेखांकित करते हुए उन्होंने विविध प्रकार से प्रेम का स्वरूप भी निर्धारित किया है। प्रेमिका के रूप में नारी के माध्यम से उन्होंने बाणभट्ट और निपुणिका, बाणभट्ट और भट्टिनी, सन्यासिनी के रूप में नारी में उन्होंने महामाया को केंद्र में रखकर चरित्र की रचना की है। बाणभट्ट की आत्मकथा के हम विविध पक्षों का अवलोकन करते हैं तो पाते हैं कि पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी का यह अत्यंत विशिष्ट उपन्यास है। यद्यपि इसमें आत्मकथा शब्द जुड़ा होने से यह भी विश्लेषण किया जाता रहा है कि यह आत्मकथा है या उपन्यास, यह संस्मरण है या जीवनी, यह इतिहास का अंश है अथवा यह उपन्यास। लेकिन इन समस्त विधाओं के आधार पर जब हम इसका विश्लेषण करते हैं तब हम पाते हैं कि यह वस्तुतः एक उपन्यास है और इस उपन्यास में आचार्य पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी ने नारी जीवन को केंद्र में रखा है, बाणभट्ट को केंद्र में रखा है और उनकी विविध प्रवृत्तियों का अध्ययन किया है। नारी चेतना और प्रेम के विविध रूप हम इसमें पाते हैं। बाणभट्ट की आत्मकथा में
प्रेम का जो निरूपण हुआ है उसमें बाणभट्ट और निपुणिका के संबंधों को अत्यंत महत्वपूर्ण रूप में प्रस्तुत किया गया है। निपुणिका बाणभट्ट से मांसल प्रेम चाहती है, जबकि बाद में बाणभट्ट उससे उदात्त प्रेम का अभिलाषी है। भट्टिनी बाणभट्ट से प्रेम करती है और वह एक आदर्श रूप में, आदर्श प्रेमिका के रूप में संपूर्ण उपन्यास में स्थापित होती है। अघोर भैरव और महामाया का संबंध भी विशिष्ट है। महामाया अघोर भैरव से प्रेम की आकांक्षी है। विरति वज्र एवं सुचरिता का प्रेम भी अपने आप में अलग है। सुचरिता विरति वज्र से बहुत प्रेम करती है, जबकि विरत वज्र उससे उस प्रकार से प्रेम नहीं कर पाता जिस तरह से सुचरिता उससे अपेक्षा करती है, उसको चाहती है। भट्टिनी और निपुणिका दोनों के चरित्रों में पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी ने बहुत महत्वपूर्ण अंतर प्रस्तुत किया है। निपुणिका का प्रेम और भट्टिनी के प्रेम में उन्होंने नारी मन को अभिव्यक्त किया है। दोनों के माध्यम से उन्होंने नारी चेतना को, नारी के मन को एक तरीके से अभिव्यक्त किया है। यही कारण है कि इस उपन्यास में विविध प्रकार के रूप हमें दृष्टिगोचर होते हैं और इस उपन्यास में हम नारी जीवन के विविध पक्षों का भी अवलोकन कर पाते हैं। वस्तुतः पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी ने यह देश की सांस्कृतिक चेतना का अध्ययन प्रस्तुत किया है। उन्होंने समकालीन संस्कृति और सामाजिक तत्वों, धार्मिक चेतना, राजनीतिक व्यवस्था, आर्थिक स्थिति, सांस्कृतिक चेतना को भी इस उपन्यास के माध्यम से प्रस्तुत किया है, उभारा है। पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी की मेधा अद्भुत है। साहित्य के प्रति या जिस साहित्यिक कृति की रचना उन्होंने की वह संपूर्ण हिंदी साहित्य के लिए गौरव का विषय है। बाणभट्ट की आत्मकथा पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी की अत्यंत महत्वपूर्ण कृति है। पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इस कृति के माध्यम से न केवल देश की आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक स्थितियों को विविध दृष्टिकोण से प्रस्तुत किया है, बल्कि नारी चेतना और नारी प्रेम के भी विविध रूप को इस उपन्यास के माध्यम से उभारा है। वह नारी चेतना और प्रेम के रूप को प्रस्तुत करने के लिए विविध पात्रों का सहारा लेते हैं। इस उपन्यास में अनेक पात्र हैं, जिनमें प्रमुख रूप से बाणभट्ट, भट्टिनी, निपुणिका, अघोर भैरव, महामाया, विरति वज्र, सुचरिता आदि शामिल है। इसके अतिरिक्त अन्य गौण पात्र अनेक इस उपन्यास में विद्यमान हैं। पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इस उपन्यास के माध्यम से हमें जो चरित्र प्रस्तुत किए हैं उसमें भट्टिनी का चरित्र अत्यंत महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है कि वह सौंदर्य की साकार प्रतिमा है, सौंदर्य का प्रतीक है, पवित्रता उसके अंदर विद्यमान है। वह पवित्र प्रेम करती है। बाणभट्ट से प्रेम के प्रति उसके मन में कहीं कोई भौतिक अभिलाषा नहीं है। वह मन से उनसे प्रेम करती है, अपनी गरिमा को स्थापित किए हुए है। वस्तुतः भट्टिनी गरिमा की मूर्ति है। वह स्वाभिमानी है। वह अत्यंत स्वाभिमानी स्त्री के रूप में सामने आई है। उसकी प्रवृत्तियां आस्तिक है, वह सहनशील भी है। वह ये जानती है कि बाणभट्ट और निपुणिका के मध्य प्रेम संबंध है, इसके बाद भी वह बाणभट्ट से प्रेम करती है, लेकिन उसकी अपेक्षाएं बहुत अधिक नहीं हैं। निपुणिका और बाणभट्ट के बीच में प्रेम संबंधों में जो भी घटित होता है वह अत्यंत सहनशीलता के साथ उसको ग्रहण करती है,
अत्यंत सहनशीलता के साथ उसको स्वीकार करती है। यही कारण है कि बाणभट्ट की आत्मकथा में दोनों चरित्रों को अत्यंत प्रमुखता के साथ अत्यंत महत्वपूर्ण तरीके से प्रस्तुत किया गया है। बाणभट्ट की आत्मकथा में सांस्कृतिक चेतना का समावेश है। समकालीन समाज की उत्सव धर्मी परंपरा को इस उपन्यास में दर्शाया गया है। उस समय क्या वेशभूषा थी, किस तरह से लोग वस्त्र पहनते थे, इसका उल्लेख भी इस उपन्यास में किया गया है। सामाजिक तत्व यानी समाज में किस तरह की स्थितियां विद्यमान थी, समाज के लोगों का क्या सोचना था, क्या अंतर्द्वंद था, क्या संघर्ष था, इसका समावेश भी इस उपन्यास में किया गया है। धार्मिक परंपराएं किस तरह से समाज में विद्यमान थी, धर्म के प्रति लोगों की क्या आस्था थी, यह इस उपन्यास का महत्वपूर्ण विषय है। राजनीतिक व्यवस्था, आर्थिक स्थिति का भी विश्लेषण इस उपन्यास के माध्यम से होता है। राजनीतिक व्यवस्था यानी राजा और प्रजा के बीच में किस तरह के संबंध थे, प्रजा का राजा के बारे में क्या दृष्टिकोण था और राजा का प्रजा के बारे में क्या दृष्टिकोण था, राजनीतिक व्यवस्था किस प्रकार से समाज में विद्यमान थी, इसका विश्लेषण भी इस उपन्यास में किया गया है। आर्थिक स्थिति कैसी थी, विविध वर्ग के लोगों की आर्थिक स्थितियों का आकलन भी यह उपन्यास करता है। संपूर्ण भारतीय समाज की सांस्कृतिक चेतना का विवेचन इस उपन्यास में किया गया है, विश्लेषण इस उपन्यास में किया गया है। हमारी संस्कृति के विविध पक्षों को बाणभट्ट की आत्मकथा में उभारा गया है। इस कृति को लेकर यह विचार होता है कि बाणभट्ट की आत्मकथा का साहित्यिक रूप क्या है, साहित्य की किस विधा के अंतर्गत इस कृति का समावेश किया जाए, साहित्य की किस विधा के अंदर हम इस कृति को रखें। इस पर अवलोकन करते हैं तो हम पाते हैं, चूंकि इसके शीर्षक में आत्मकथा शब्द समावेश है, आत्मकथा शब्द का समावेश किया गया है, तो क्या यह किसी की आत्मकथा है? नहीं। आत्मकथा व्यक्ति के व्यक्तिगत प्रसंगों पर केंद्रित होती है और एक ही व्यक्ति की होती है। बाणभट्ट की आत्मकथा में बाणभट्ट के अतिरिक्त निपुणिका के प्रसंग हैं, भट्टिनी के प्रसंग हैं, अघोर भैरव के प्रसंग हैं, महामाया के प्रसंग हैं। इन प्रसंगों के सहारे ही यह कथानक आगे बढ़ता है। अतः यह आत्मकथा नहीं है, यह संस्मरण भी नहीं है, क्योंकि संस्मरण छोटे छोटे होते हैं, इसमें घटनाओं का विस्तार है। यह जीवनी भी नहीं है, यह बाणभट्ट की जीवनी नहीं है, क्योंकि जीवनी यथार्थ तत्वों पर आधारित होती है, जबकि इसमें कल्पना का भी समावेश किया गया है, घटनाओं में कल्पना का समावेश किया गया है। क्या यह एक ऐतिहासिक कृति है? इतिहास भी नहीं है, यह किसी व्यक्ति का, किसी देश का या किसी राज्य का इतिहास नहीं है, बल्कि इसमें ऐतिहासिक घटनाओं, ऐतिहासिक प्रसंगों के संदर्भ में कल्पना का समावेश करके कथा का विकास किया गया है। यह आत्मकथा भी नहीं है, वस्तुतः एक उपन्यास की दृष्टिकोण से हम जब इसको देखते हैं तो उपन्यास में जो तत्व होते हैं उस तत्व के आधार पर हम इसका विश्लेषण करते हैं, तो हम पाते हैं कि वस्तुतः यह उपन्यास ही है। इसमें मूल कथा के साथ, मुख्य कथा के साथ अनेक कथाओं का समावेश किया गया है। अनेक कथाओं का संगुम्फन बाणभट्ट की आत्मकथा में किया गया है, जो कि उपन्यास की ही सबसे महत्वपूर्ण प्रवृत्ति है, सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है। इसमें विविध प्रकार के पात्र और उनका चरित्र चित्रण किया गया है। अतः यह उपन्यास की इस कसौटी पर भी खरा उतरता है। कोई भी उपन्यास किसी देश काल या वातावरण को प्रस्तुत करने में समर्थ होता है। यह बाणभट्ट की आत्मकथा बाणभट्ट के समकालीन संदर्भों में उस देश काल और वातावरण को प्रस्तुत करने में समर्थ हुआ है। तो यह कृति यह इस दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है और इस कसौटी पर भी खरी उतरती है। वस्तुतः हम कह सकते हैं या निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि बाणभट्ट की आत्मकथा न आत्मकथा है, न संस्मरण है, न जीवनी है, न इतिहास है। वस्तुतः यह एक प्रभावशाली महत्वपूर्ण उपन्यास है। बाणभट्ट की आत्मकथा औपन्यासिक तत्वों पर खरा उतरता है, अतः इसको उपन्यास कहना ही अधिक श्रेयस्कर है। यह वस्तुतः उपन्यास ही है।
हम निष्कर्षतः कह सकते हैं कि बाण भट्ट की आत्मकथा पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी का महत्वपूर्ण उपन्यास है। इसके साथ ही हम निबंध की बात करते हैं। निबंध में हम निबंध का उद्भव, विकास, कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता जो कि महावीर प्रसाद द्विवेदी का निबंध है उसकी चर्चा करेंगे। बालकृष्ण भट्ट के निबंध होली, रामचंद्र शुक्ल के निबंध लज्जा और ग्लानि, आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी के निबंध भारतीय साहित्य की एकता, राम बिलास शर्मा के निबंध तुलसी साहित्य के सामंत विरोधी मूल्य, कुबेरनाथ राय के निबंध निषाद बांसुरी आदि का हम अध्ययन करेंगे, विश्लेषण करेंगे। निबंध के तत्वों के आधार पर इन निबंधों की विवेचना करेंगे। लेकिन सर्वप्रथम हम निबंध का अर्थ समझने का प्रयास करेंगे। निबंध नि और बंध शब्दों से बना है, जिसको एक सूत्र में बांध दिया जाए वही निबंध होता है। वस्तुतः निबंध एक विचारपूर्ण साहित्यिक विधा है। निबंध में विचारों का समावेश होता है। निबंध विचारों पर केंद्रित होते हैं। मनुष्य के मन में समय समय पर विविध विषयों को देखकर, विविध स्थितियों को देखकर जो विचार मन में आते हैं उसको वह अगर अभिव्यक्त करता है और एक सार्थक तरीके से अभिव्यक्त करता है तो वही निबंध बनता है। निबंध विचारों का समन्वय भी है। किसी एक विचार पर केंद्रित करके, एक भावना पर केंद्रित करके भी निबंध लिखा जा सकता है, जैसे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लज्जा और ग्लानि पर लिखा। किसी पर्व या त्योहार पर भी केंद्रित एक निबंध हो सकता है, जैसे बालकृष्ण भट्ट ने होली पर निबंध लिखा। भारतीय साहित्य के विषय में आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी का अत्यंत महत्वपूर्ण निबंध है भारतीय साहित्य की एकता। इसी तरह से विविध विषयों पर निबंधकारों ने अपनी लेखनी चलाई है और अपने विचार तत्वों को प्रमुखता से प्रस्तुत किया है। निबंध साहित्य की अत्यंत महत्वपूर्ण विधा है और निबंध के अनेक प्रमुख तत्व होते हैं। हम निबंध के तत्वों की बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण होता है वैयक्तिकता। वैयक्तिकता यानी निजता। व्यक्ति के मन में जो विचार आते हैं उसको जब हम अभिव्यक्त करते हैं, उसको जब हम प्रभावशाली तरीके से अभिव्यक्त करते हैं, सार्थक ढंग से अभिव्यक्त करते हैं, उसको शब्दबद्ध करते हैं, तब निबंध लिखा जाता है। निबंध में वैयक्तिकता इसलिए महत्वपूर्ण है, इन निबंध व्यक्ति विशेष का दृष्टिकोण होता है, व्यक्ति विशेष के विचार होते हैं, व्यक्ति विशेष की सोच को परिलक्षित करता है कोई भी निबंध। निबंध का दूसरा एक महत्वपूर्ण तत्व होता है स्वच्छंदता। स्वच्छंदता यानी व्यक्ति स्वतंत्र होता है किसी विषय पर विचार व्यक्त करने के लिए, उसके ऊपर कोई बंधन नहीं होता। वह समाज से, राष्ट्र से, इस संपूर्ण परिवेश में उपस्थित किसी भी विषय को चुनकर उस पर अपने जब विचार प्रकट करता है तब निबंध की रचना होती है, तब निबंध लिखा जाता है। निबंध इसलिए महत्वपूर्ण है कि उसमें अभिव्यक्ति की अधिक स्वतंत्रता है। वहाँ पर आपको जो मन में विचार आ रहे हैं उन विचारों को आप शब्दबद्ध करके, एक क्रमबद्ध करके प्रस्तुत कर सकते हैं। निबंध में मौलिकता का समावेश होता है। निबंध का जो महत्वपूर्ण तंत्र है वो मौलिकता। निबंध जो मनुष्य के मन में मौलिक विचार आते हैं उनको केंद्र में रखकर निबंध की रचना की जाती है। मौलिकता से आशय यह है कि ऐसा विचार या ऐसा दृष्टिकोण जो किसी साहित्यकार ने अनुभूत किया, उसको उसी समय या उसको ध्यान में रखकर जब वो कोई रचना करता है और वो गद्य में प्रभावशाली तरीके से उसको अभिव्यक्त करता है, तब वह निबंध कहलाता है। निबंध क्षणिक विचार पर भी केंद्रित हो सकता है, किसी स्थिति पर भी, जैसे लज्जा और ग्लानि। यह इन विषयों पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निबंध लिखा और उसका शीर्षक भी उन्होंने रखा लज्जा और ग्लानि। निबंध में वैचारिकता का समावेश होता है। विचार तत्व निबंध की सबसे प्रमुख आवश्यकता होती है।
मनुष्य के मन में समय समय पर अनेक प्रकार के विचार आते हैं। वह विचार किसी भी समय आ सकते हैं। उन विचारों को साहित्यकार जब अनुभव करता है तब उसको लगता है कि यह विचार समाज के दूसरे लोगों के सामने भी प्रस्तुत किए जाएं, और इन विचारों को प्रस्तुत करने का सबसे बड़ा माध्यम निबंध है। वस्तुतः निबंध पत्रकारिता की विधा की देन है। निबंधों का प्रकाशन जो है, पत्रकारिता संबंधी जो विकास हुआ उसके अनुरूप ही निबंधों का प्रकाशन हुआ। अनेक पत्र पत्रिकाओं में प्रतिष्ठित साहित्यकारों के निबंधों का प्रकाशन होता है। निबंध विचारपूर्ण तत्व होते हैं। वह मनुष्य के मन में आने वाले क्षणिक विचार भी हो सकते हैं, वो विचार भी हो सकते हैं जो संपूर्ण समाज को प्रभावित कर रहे हैं, वो विचार भी हो सकते हैं जो कहीं राष्ट्रीय चेतना का संवाहक होते हैं। विचार किसी भी प्रकार के हों, उनको जब हम शब्दबद्ध करते हैं तब वह निबंध का रूप ले लेते हैं। इसीलिए वैचारिकता जो है किसी निबंध की सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता होती है। वैचारिकता किसी निबंध का सबसे महत्वपूर्ण अंश है। निबंध का एक और विशिष्ट बात है संक्षिप्तता। उपन्यास कई पृष्ठों का होता है, सैकड़ों पृष्ठों का उपन्यास हो सकता है। बाणभट्ट की आत्मकथा अत्यंत विशिष्ट उपन्यास है, बहुत लंबा है। गिरिराज किशोर का उपन्यास पहला गिरमिटिया सैकड़ों पेज का उपन्यास है। लेकिन निबंध जो है अति संक्षिप्त होता है। निबंध का आकार जो है वो संक्षिप्त होता है। निबंध में चूंकि विचार तत्वों का समावेश होता है, वैचारिक दृष्टिकोण होता है, वैचारिक स्थापना होती है, किसी विशिष्ट विषय, स्थिति अथवा परिस्थिति को केंद्रित करके जो विचार तात्कालिक साहित्यकार के मन में आता है उसी को वह रेखांकित करता है, शब्दबद्ध करता है, तब वह विचार निबंध का रूप ले लेता है। इसीलिए संक्षिप्तता निबंध की विशिष्टता है। निबंध उपन्यास की तरह विराट, कहानी की तरह जो है अत्यंत लंबे नहीं हो सकते। जिस तरह से उपन्यास लंबा होता है, कहानी भी अपने दृष्टिकोण से बड़ी होती है, लेकिन निबंध में संक्षिप्तता होती है। कहानी में चूंकि पात्रों की विविधता होती है, उपन्यास में पात्रों के साथ कथाओं की भी विविधता होती है। तो निबंध का स्वरूप जो है उपन्यास की अपेक्षा संक्षिप्त होता है। लेकिन निबंध की जो विशेषताएं हैं, चाहे वो वैयक्तिकता हो, चाहे स्वच्छंदता हो, मौलिकता हो, वैचारिकता हो, वो अपने आप में इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वह लेखक के वैचारिक परिप्रेक्ष्य के साथ ही उसके सोच को, उसकी मन स्थिति को भी दर्शाती हैं। किसी विषय विशेष पर किसी लेखक का क्या दृष्टिकोण है, इसका हमको ज्ञान उस लेखक के निबंध से ही हो सकता है। भारतीय साहित्य की एकता के तत्वों को निबंधबद्ध आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने किया है। जब हम उस निबंध को पढ़ते हैं तो हमें भारतीय साहित्य के उन तत्वों की जानकारी होती है जो कहीं ना कहीं साहित्य को एक सूत्र में पिरोने, देश को एकता में सहायक होते हैं। इसी तरह से हम उत्सव की बात करते हैं तो होली से जुड़ी विविध बातों को बालकृष्ण भट्ट ने अपने निबंध होली में अभिव्यक्त किया है। निबंध कई प्रकार के होते हैं, विविध प्रकार के होते हैं, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण है भावात्मक। मनुष्य के मन में समय समय पर विविध प्रकार के भाव आते रहते हैं। मनुष्य भावों से संचालित होता है, भावों से ही उसकी मन स्थिति बनती है, भावों से ही उसका आचरण होता है और भावों से ही उसकी जीवनचर्या संचालित होती है। इन भावों को जब वह शब्दबद्ध कर देता है तब निबंध की रचना होती है। निबंध भावों की अभिव्यक्ति का सबसे महत्वपूर्ण साधन है। निबंध के माध्यम से मनुष्य के मन में जो भाव आते हैं उनकी अभिव्यक्ति इस साहित्य की विधा में हो पाती है। निबंध का एक दूसरा प्रकार है इस विचारात्मक। भावात्मक निबंध होते हैं, दूसरे विचारात्मक निबंध होते हैं। विचारात्मक निबंध वो होते हैं जो विचार से संचालित होते हैं। विचार किसी विषय पर हो सकते हैं, किसी स्थिति पर हो सकते हैं, किसी मन स्थिति पर भी हो सकते हैं। जहाँ विचार तत्व को हम प्रमुखता देते हैं
वहाँ विचारात्मक निबंधों की रचना होती है। जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अनेक विचारात्मक निबंधों की रचना की है। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने भी अनेक वैचारिक निबंधों का सृजन किया है, अनेक वैचारिक निबंधों का स्थापना की है। इसके अतिरिक्त वर्णनात्मक निबंध, वर्णनात्मक निबंध वो होते हैं जिसमें हम किसी विषय, दृष्टिकोण, भाव, विचार को वर्णन करते हैं, उसको शब्दबद्ध करते चलते हैं, वह वर्णनात्मक निबंध होते हैं। इसके अतिरिक्त व्यंग्यात्मक अथवा हास्यात्मक निबंध भी होते हैं। व्यंग्यात्मक, समाज में अनेक ऐसी स्थितियां विद्यमान हैं जो मानव जीवन की विडंबना कही जा सकती हैं, सामाजिक जीवन की विडंबना कही जा सकती हैं। उन विडंबनाओं को केंद्र में रखकर जब व्यंग किया जाता है तब व्यंग्यात्मक निबंधों का सृजन होता है। जहाँ पर निबंध में हास्य की उत्पत्ति हो, जिस निबंध को पढ़ने के बाद हास्य उत्पन्न हो, वह हास्यात्मक निबंध भी कहलाते हैं। वस्तुतः भावात्मक, विचारात्मक, वर्णनात्मक, व्यंग्यात्मक, हास्यात्मक निबंध होते हैं। हिंदी साहित्य के अनेक साहित्यकारों ने निबंध के इन विविध प्रकारों पर अपनी लेखनी से इन निबंध विधा को समृद्ध किया है, इस निबंध विधा को सृजन किया है। हम आत्मपरक निबंध भी देखते हैं जिसको ललित निबंध कहा जाता है। पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अनेक ललित निबंधों की रचना की है। ललित निबंध जो है एक तरीके से आत्मपरक निबंध है, जो मनुष्य के अंदर की प्रवृत्ति को जब हम शब्दबद्ध करते हैं तब हम आत्मपरक निबंध अथवा ललित निबंध कहलाते हैं। ललित निबंध आज भी अत्यंत लोकप्रिय है। ललित निबंध कहीं ना कहीं मनुष्य की आंतरिक भावनाओं की अभिव्यक्ति होते हैं। हम जब निबंधों के इतिहास पर दृष्टि डालते हैं तो हम 4 प्रकार से निबंधों के कालखंड का विभाजन कर सकते हैं। सबसे प्रथम भारतेंदु युग। भारतेंदु युग से निबंध रचना की शुरुआत होती है, निबंध लेखन की शुरुआत होती है, जिसके अग्रणी साहित्यकार हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र के समकालीन साहित्यकारों ने ललित ऐसे निबंधों की रचना की जो आगे चलकर साहित्यकारों के लिए एक दिशा देने का माध्यम बने। उसी दिशा पर चलकर साहित्यकारों ने अपने निबंधों की रचना की। दूसरा युग महावीर प्रसाद द्विवेदी जिस युग को एक तरीके से अभिव्यक्त करते हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी का जो युग रहा जिसको हम द्विवेदी युग की संज्ञा देते हैं, वह युग भी निबंध की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस युग के प्रमुख निबंधकार महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी के अलावा बाबू गुलाब राय, सरदार पूर्ण सिंह ने भी अनेक महत्वपूर्ण निबंधों की रचना की है। इसके बाद शुक्ल युग आता है। शुक्ल युग के प्रमुख निबंधकार हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ऐसे निबंधों की रचना की जो निबंध की साहित्यिक कसौटी पर बहुत खरे उतरते हैं। इसके बाद हम जिस युग को समझते हैं वह है स्वातंत्र्योत्तर युग। स्वातंत्र्योत्तर युग यानी वह निबंध युग जो स्वतंत्रता के बाद शुरू होता है। स्वतंत्रता के बाद भी अनेक साहित्यकारों ने निबंध विधा को आगे बढ़ाया है, निबंध विधा को साहित्यिक दृष्टि से समृद्ध किया है और आज भी निबंध विधा के अंतर्गत अनेक रचनाओं का सृजन किया जा रहा है। वस्तुतः निबंध भारतेंदु युग से शुरू होकर आधुनिक युग तक, आज तक अनेक साहित्यकारों के आकर्षण का केंद्र रहा। अनेक साहित्यकारों ने अपने विचारों की अभिव्यक्ति के लिए, अपने मनोभावों की अभिव्यक्ति के लिए, अपनी मानसिकता की अभिव्यक्ति के लिए निबंधों की रचना की है और जो साहित्य में अपना विशिष्ट स्थान रखते हैं। अनेक पत्र पत्रिकाओं में भी निबंधों का प्रकाशन प्रमुखता से किया जाता है। निबंध की अनेक कृतियों से यह विधा समृद्ध हुई है। वस्तुतः निबंध साहित्य की अत्यंत महत्वपूर्ण विधा है जिसे अनेक साहित्यकार अपनी लेखनी से समृद्ध कर रहे हैं
और इसके माध्यम से अपनी रचना कर रहे हैं।